हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, शुभारंभ करते हैं आज के लेक्चर का। और आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे कंजर्वेशन लॉ के ऊपर। जैसा कि आप सभी को विदित लेक्चर में पता ही चला होगा कि अपना एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है जिसमें अपन को कंजर्वेशन लॉ पढ़ने हैं। और आप सभी को पता है कि अपन क्लास का शुभारंभ एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं, जो कि आपको ऊर्जावान बनाता है, आपके दिन को शुभ करता है। तो मेरे भाई, आज का मोटिवेशन कोट है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को करने से। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक मुश्किल आ जाने से हम उसका पीछा छोड़ देंगे, कुछ भी। तो मुश्किलों से डट करके अपन को सामना करना है, मुश्किलों से हार नहीं जाना है। इसी चीज के साथ, और इसका बहुत बड़ा मतलब ये निकलता है कि जब अगर अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं तो फिजिक्स में सबसे टफ चीज जो लगती है या सबसे बेकार काम बच्चों को जो लगता है, स्टूडेंट्स को जो लगता है, मेरे भाई बहनों को जो लगता है, वो ये लगता है कि यार ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना आए। बस हमें थ्योरी पे कमांड है, अपनी कंसेप्ट पे कमांड है। तो मेरे भाई, न्यूमेरिकल में दिक्कत क्या है? मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया, अब उससे बनने वाला न्यूमेरिकल क्या और कहीं बाहर से आ जाएगा? दुबई का क्वेश्चन थोड़ी आएगा यहाँ पे। और दुबई से भी आओ तो आओ, अपने पास अगर कंजर्वेशन लॉ आपके पास है तो कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़े हुए हैं, तो उससे बाहर तो क्या ही जाएगा। तो सबसे पहले बात तो आपका पहला माइंडसेट तो यही होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आए, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने सब्जेक्ट पे, हमें अपने टॉपिक पे इतना बेहतरीन कमांड बनाना है कि फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछो हम उसका जवाब देने में सफल हो पाए। तो न्यूमेरिकल से भाग नहीं जाना है, न्यूमेरिकल का डट करके सामना करना। बहुत आसान चीजें हैं। और मैं बोलता हूं कि आज के लेक्चर को आप एंड तक देखोगे, आप न्यूमेरिकल से पीछा नहीं छुड़वाओगे। ये मेरी गारंटी है, आप न्यूमेरिकल्स के पीछे पड़ जाओगे। ठीक है, तो चलेगा, बिना किसी देरी के अपन शुभारंभ करते हैं लेक्चर का। और मेरा मानना ये है कि मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे लेप्टोन मैंने पढ़ाया, बेरियन मैंने पढ़ाया, तो कुछ कुछ न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से मैंने आपको बताए होंगे उनके आधार पे। अगर नहीं बताए तो कोई चिंता की बात मत करना कि सर हमें यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि अगर मैं ये न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ आज, उसके बेसिस पे आप जो चाहो न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। आज जो न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूं, आज जो न्यूमेरिकल्स जो आपको बताए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आप हर एक प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो चिंता मत करना। अभी 1 या 2 दिन, 3 या 4 अक्टूबर के लमसम मैं स्टार्ट करने वाला हूं सारथिया पार्थ सॉल्यूशन सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सॉल्यूशन अपन लेकर के आने वाला है। और एक नई सीरीज जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, और उस सीरीज में हर एक प्रकार का न्यूमेरिकल, हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आ रहा है, जो कि आपको टफ लग रहा है, सब कुछ चीजें उस सीरीज में अपन जानेंगे। उस सीरीज के साथ आप बिल्कुल जुड़े। आपके पास नोट्स हैं, नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, बस आपको लेक्चर्स देखने। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन इस लेक्चर सीरीज में जुड़े हुए हैं, 14 लेक्चर्स या 15 लेक्चर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप पार्थ देखो या सारथी देखो, आपका पार्थ या सारथी को देखने का मूल मकसद ये होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, उसका आंसर कैसे देना, और बाकी किस प्रकार के क्वेश्चन छूट गए थे नोट्सों में। अब अपन हर प्रकार के क्वेश्चन कवर अप थोड़ी करके चलते हैं। न्यूमेरिकल तो कैसा भी बन के आ सकता है, तो हर प्रकार के न्यूमेरिकल्स अपन वहां पे कवर अप करेंगे। और किस प्रकार का न्यूमेरिकल्स अपने से छूट गया था या इस प्रकार का न्यूमेरिकल अपने नहीं देखा, तो वो सब कुछ चीजें आपको मिलेंगी उस सीरीज में। जल्द ही लॉन्च होने वाली है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए और एक्साइटमेंट को बढ़ा के रखिए। चलेगा, शुभारंभ करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, I3 और S के आधार पर बताइए कि निम्न में से कौन कौन सी अभिक्रियाएं संभव है, पॉसिबल है। सुनना ध्यान से मेरे भाई, माइंड को एक बार बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, और बोर्ड पे कंसंट्रेट करने के बाद ये देखो कि पूछ क्या रहा है। अपना आज का टॉपिक रहने वाला है संरक्षण नियमों पर आधारित प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई का मतलब आइसोस्पिन, संभारिक प्रचक्रण। I3 का मतलब थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन,
थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। एस का मतलब है मेरे भाई स्ट्रेंथनेस। एस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पे स्ट्रेंथनेस। ये आपने पढ़ा हुआ है, इन्हीं के आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं संभव हैं या नहीं है। मेरे भाई सबसे पहली बात, आपको जब तक इन तीन चीजों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं बताने वाले। सुनना ध्यान से। आइसोस्पिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होता है और स्ट्रेंथनेस क्या होती है। आइसोस्पिन के बारे में बात करूं, थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक मान के चल रहा हूं कि आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार मुझसे जुड़ा है, सुनना, उसके लिए थोड़ा बहुत याद रखने की चीजें मैं बता देता हूं। देखो आइसोस्पिन की मैं बात करने जा रहा हूं। आइसोस्पिन में जो सिंगलेट पार्टिकल की वैल्यू होती है, पहली बात तो इसमें चाहे पार्टिकल हो और चाहे एंटी पार्टिकल हो, दोनों के लिए वैल्यू क्या रहती है, समान रहती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, आइसोस्पिन में पार्टिकल हो या फिर एंटी पार्टिकल हो, यानी मैं बोल रहा हूं कि इटा जीरो हो या इटा जीरो का बार हो, दोनों में वैल्यू जीरो आएगी तो दोनों की वैल्यू समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें जीरो आ गई। जैसे मान के चलो पाई प्लस है, पाई प्लस की आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो पाई प्लस का जस्ट अपोजिट इसका बार कर दूंगा तो भी आई की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, उसे -1 नहीं करना है। ये आइसोस्पिन की ये बात आप ध्यान रखना। आइसोस्पिन में पार्टिकल एंटी पार्टिकल की वैल्यू समान होती है। अब देखो ये बात तो अपन को सिर्फ समझ में आई, अब बताओ क्या क्या वैल्यू होती है, वो हमें एक बार रिवाइज करा दो तो हम पढ़ लें। इसको मैं हटा रहा हूं। ओके, अब देखो एक बार मैं सब कुछ चीजें आपको रिवाइज करा रहा हूं, एक रिकेप अपन ले लेते हैं। सिंगलेट पार्टिकल की मेरे भाई बात करूं तो आई का वैल्यू 0 रहता है, पार्टिकल के लिए भी एंटी पार्टिकल के लिए भी। सिंगलेट पार्टिकल जैसे अपना ईटा 0 हो गया, ओमेगा माइनस हो गया, लैम्डा 0 हो गया, ये वाले जो पार्टिकल है ना, इनके लिए सबके लिए अपना जो वैल्यू रहने वाला वो 0 रहने वाला है। डबलेट पार्टिकल के लिए, डबलेट पार्टिकल के लिए आई का वैल्यू 1/2 रहता है, ये फिक्स है। डबलेट पार्टिकल जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, अपना कोस्केट -1 और कोस्केट 0 हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन फिर भी K प्लस और K0 हो गया, ये सब अपने क्या है, डबलेट पार्टिकल है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर अपन बात करें ट्रिपलेट पार्टिकल की, तो उसके लिए आई का वैल्यू फिक्स होता है, 1 होता है, फिर चाहे वो पार्टिकल आए चाहे वो एंटी पार्टिकल आए, सबके लिए वैल्यू सेम रहने वाला है। जैसे ट्रिपलेट में अपना आ गया पाइओन वाला, पाई प्लस पाई माइनस पाई 0 है, सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0, ये अपना ट्रिपलेट पार्टिकल हो गया। तो आई का वैल्यू क्या रहने वाला है, उसके लिए 1, इसके लिए 1/2, इसके लिए 0। पहली बात आई का वैल्यू अपन ने जाना। दूसरी चीज अपन जानते हैं I3 का वैल्यू। मेरे भाई ये चीजें आपको आनी चाहिए, इनके बिना क्वेश्चन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। और मैं रिकैप इसीलिए ले रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है एक ही चीज को बार बार कई बार दोहराने में, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं अगर कोई स्टूडेंट पहली बार भी मुझसे जुड़ा है तो उसको भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। बात अपन करते हैं I3 की। I3 में देखो सिंगलेट पार्टिकल ये आप जान गए, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू बताता हूं। पहली बात तो इसमें सर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट। अपोजिट होने का मतलब मैं बोल रहा हूं जैसे सिंगलेट में I3 की वैल्यू होती है सभी सिंगलेट पार्टिकल के लिए 0। ठीक है, अब इसका जो एंटी पार्टिकल होगा सिंगलेट का, जैसे इटा 0 का बार, तो उसका वैल्यू आएगा 0 का बार, वो तो सर 0 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है तो उसका 0 का बार हो गया। लेकिन अगर अपन बात करें डबलेट पार्टिकल के लिए, डबलेट पार्टिकल में I3 की दो वैल्यू आती है, एक आती है +1/2 और एक आती है -1/2। कैसे दी जाती है वो आपको सबको पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो K प्लस और K0 है, ये डबलेट पार्टिकल है। अब डबलेट पार्टिकल में K0 जिस पे आवेश कम होगा उसे छोटी वैल्यू दे देंगे और जिस पे आवेश ज्यादा होगा उसे बड़ी वैल्यू दे देंगे। सेम वही कोस्केट -1 और कोस्केट 0 में होने वाला है। कोस्केट -1 आवेश कम है तो इसको अपन -1/2 वैल्यू दे देंगे इसको, और सेम वही अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होने वाला है। तो ये I3 का वैल्यू हो गया किसके लिए, डबलेट के लिए। बात करें ट्रिपलेट के लिए, ठीक है, ट्रिपलेट के लिए मैं बात करूं तो I3 के 3 वैल्यू आते हैं, +1, -1 और 0।
जिसके ऊपर जैसा आवेश है, जैसे पाई जीरो है तो पाई जीरो के ऊपर जीरो आवेश है तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, पाई माइनस के लिए -1 वैल्यू आ जाएगी, पाई प्लस के लिए क्या आ जाएगी, +1 वैल्यू आ जाएगी। जिसके ऊपर जैसा आवेश रहेगा वैसी वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी। स्ट्रेंथनेस के लिए भाई आपको 8 फोल्ड वे आना चाहिए। अब हर पार्टिकल की स्ट्रेंथनेस अलग अलग होती है, वो आप सबने जाना है और पढ़ा है। तो स्ट्रेंथनेस के ऊपर मैं 8 फोल्ड वे बता करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। आई और I3 का मैंने रिकेप दे दिया। स्ट्रेननेस जैसे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे ओमेगा माइनस है, इसकी स्ट्रेननेस -3 होती है। कल का लेक्चर तो आपने देखा ही होगा, तो वहां पे आपने स्ट्रेननेस बिल्कुल पढ़ी होगी। और बाकी मैं स्ट्रेननेस आपको यहाँ बता दूंगा। स्ट्रेननेस कैलकुलेट करना आपको पीछे लेक्चर में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है और मैं पूरा लेक्चर इसी पे बिता दूं तो फिर न्यूमेरिकल क्यों रखे हैं। अब देखते हैं आई के आधार पर। देखो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को चेक करना है I3 के आधार पर। आई के आधार पर देखो पहले तो कि संरक्षण नियम की पालना करता है कि नहीं करता है। पालना करने का मतलब है बराबर से पहले कुल वैल्यू बराबर के बाद कुल वैल्यू अगर सेम आ रही है। मैं बोल रहा हूं बराबर से पहले जो वैल्यू आ रही है और बराबर के बाद जो वैल्यू आ रही है वो अगर सेम है तो अपना पालना हो रही है, और अगर सेम नहीं है तो अपनी पालना संरक्षण नियम की नहीं हो रही है। इसका मतलब तो आप समझते हो, और ये तो अपने सबने कंजर्वेशन लॉ में पढ़ रखा है। अब देखते हैं आई के आधार पर देखते हैं। पाई प्लस पायोन ट्रिपलेट पार्टिकल। ट्रिपलेट पार्टिकल के लिए सर आई का वैल्यू सेम रहता है और वो क्या रहता है, +1। तो आई का वैल्यू क्या रहने वाला है यहाँ पे पायोन के लिए +1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सर डबलेट पार्टिकल है, और डबलेट पार्टिकल के लिए आई का वैल्यू सेम रहता है 1/2। ये बराबर से पहले का मान है। बराबर के बाद देखोगे तो ये K माइनस है। K माइनस सर K माइनस तो कोई पार्टिकल नहीं होता, K प्लस और K जीरो जरूर होता है। मतलब K प्लस का एंटी पार्टिकल क्या है मेरे भाई, K माइनस है। लेकिन अगर बात आई की कर रहे हैं तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए वैल्यू तो सेम रहेगी भाई। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए वैल्यू तो इसमें सेम रहेगी। मतलब ये क्या है, अब देखो सर ये वाला डबलेट पार्टिकल है, अगर डबलेट पार्टिकल है तो वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, प्लस का 1/2, क्योंकि आई में तो सेम सेम होगा ना भाई। अब सिग्मा प्लस ये सर ट्रिपलेट पार्टिकल है, मतलब वैल्यू आएगी सर +1। मतलब यहाँ पे भी वैल्यू 3/2 आ रही है, यहाँ पे भी टोटल वैल्यू 3/2 आ रही है। मतलब आई के आधार पर ये अपना कंप्लीट काम कर रहा है। आई के आधार पर ये आई संरक्षण नियम की पालना कर रहा है। अब इसी आधार पर अपन I3 के आधार पर देख लेते हैं। इसी बेसिस पे अपन क्या करते हैं मेरे भाई, I3 के आधार पर इसको देख लेते हैं। I3 के आधार पर 3 आधारों पर अपन को चेक करना है। आई के आधार पर आपने चेक किया, I3 के आधार पर सर एंटी पार्टिकल और पार्टिकल के लिए वैल्यू पहली बात तो एक दूसरे के अपोजिट आएंगी। दूसरी बात है +1/2 -1/2 डबलेट के लिए, -1 0 +1 ट्रिपलेट के लिए, और सिंगलेट के लिए 0 रहने वाली है। बात पाई प्लस की कर रहा हूं, मतलब ट्रिपलेट पार्टिकल है तो I3 पे वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। बात प्रोटॉन की कर रहा हूं तो डबलेट पार्टिकल है, डबलेट पार्टिकल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो सर प्रोटॉन पे +1/2 वैल्यू मिलता है और न्यूट्रॉन पे -1/2 वैल्यू मिलता है। तो यानी ये हो गया प्लस का 1/2। ये कंप्लीट। यहाँ पे K माइनस की बात कर रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं K प्लस और K जीरो होता है, K माइनस इसका जस्ट अपोजिट है। K प्लस को क्या वैल्यू दोगे आप, प्लस का 1/2, K जीरो को माइनस का 1/2, जस्ट अपोजिट K माइनस है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट। यानी इसको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 1/2, तो इसको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई माइनस का 1/2। यहां तक किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक देखो भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, किसी को भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना भाई, ओके चलेगा। सिग्मा प्लस के लिए सर फिक्स वैल्यू है +1। ये हो गया आपका 3/2, ये हो गया आपका 1/2। क्या वैल्यू समान है, नहीं सर, मतलब I3 के आधार पर यह अभिक्रिया संभव नहीं है, अतः ये अपनी संरक्षण नियम की पालना नहीं कर रही है। यह अभिक्रिया आप क्या लिख दोगे, अतः यानी यह अभिक्रिया नीचे लिखोगे, यह अभिक्रिया I3 संरक्षण नियम की पालना नहीं कर रही है। I3 संरक्षण नियम की पालना नहीं कर रही।
अतः यह अभिक्रिया संभव नहीं है। अतः यह अभिक्रिया क्या नहीं है, संभव नहीं है। ये थ्योरी आपको हर जगह लिखनी है। अगर पालना करेगी तो यह अभिक्रिया I3 संरक्षण नियम की या यह अभिक्रिया सभी संरक्षण नियम की पालना कर रही है, अतः यह अभिक्रिया संभव होगी। 1 मिनट के लिए मैं चेक कर लेता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। विजिबिलिटी में कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, विजिबिलिटी मैन है। अगर आपको विजिबल नहीं होगा मेरा वीडियो तो आप फट कैसे पाओगे? तो मेरी बात आपको एक चीज समझ में आई, क्वेश्चन फर्स्ट आपने देखा, कैसा लगा आपको देख करके? बोले सर थोड़ा मुश्किल लेकिन आसान था। ऐसा ही आसान होगा, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और फिर बताना आप कैसा लगा। ओके, क्योंकि I3 इसके लिए सेम ही आपको काम करना है। मैं सबको हटा दे रहा हूं और बाकी आपको बुक से खुद को सोल्व करना पड़ेगा भाई। मैं जितने भी खिचड़ी बना के दे दूं, अगर आपको खिचड़ी बनानी सीखनी है, अगर आपको खिचड़ी बनी बनाई मिल रही है, आप खा रहे हो, तब तक तो चल रहा है। लेकिन आपको अगर सीखनी है खिचड़ी बनाना तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। 1-2 बार हो सकता है अच्छी ना बने, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे तो एक दिन जरूर अच्छी बनेगी। तो 2-3 बार आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको आने लगेगा। अभी तो आपको मक्खन की तरह साफ हो रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा भी चेंजेज आ गया, थोड़ा भी मिस्टेक कर दिया तो संरक्षण नियम का मतलब पासा ही पलट जाएगा। जज्बात बदल जाएंगे यहाँ पे, मतलब सब कुछ बदल गया। बोले जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया आपने, तो वो वाला काम हो जाएगा यहाँ पे। चलेगा, इसका सेकंड काम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसने पाई माइनस प्लस पी। देखना, पाई माइनस प्लस में पी, और वो दे रखा है के प्लस और सिग्मा माइनस। अब देखो बेसिक चीजें जितनी भी थी ना मेरे भाई, जितनी भी आपकी बेसिक चीजें थी वो मैंने बता दी। अब इससे बेसिक तो क्या ही बताऊंगा, आप बताओ मेरे को। आपको 14 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया लगभग। मेरे माइंडसेट वही है। अब 11 है, 12 है, 13 है, जितने भी हैं इतने लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए और उनमें मैंने यही चीजें बताई हैं। इसके बावजूद मैंने आपको एक रिकैप दे दिया। अब इससे बेसिक तो और क्या ही चलूंगा। अब तो और तो ये कोई रिवीजन बेस तो है नहीं कि हर एक चीज दोबारा से बता के फिर चलो। तो मेरे भाई इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब सुनना, आई के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले किसके आधार पर देखते हैं? आई के आधार पर। आई के आधार पर, आई के आधार पर आप देखोगे तो पाई माइनस ट्रिपलेट पार्टिकल है तो आई का वैल्यू क्या होगा? +1 ट्रिपलेट के लिए। ये डबलेट पार्टिकल है तो वैल्यू 1/2, यानी आई का वैल्यू इधर तो हो गया 3/2। आगे देखते हैं, आई का वैल्यू के प्लस के लिए 1/2 और सिग्मा माइनस के लिए +1, तो ये इधर भी हो गया वैल्यू 3/2। तो आई के आधार पर ये अपना पालना कर रहा है। फिर अपन I3 के आधार पर देखें दूसरा। यहाँ पे अगर आप नंबर में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देख लो I3 के आधार, I3 के आधार पर। अब देखो I3 के आधार पर अपन देखते हैं तो वो क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। I3 इक्वल टू क्या आएगा, सुनना। पाई माइनस के लिए वैल्यू -1 प्लस इसके लिए आ गया 1/2, यानी ये आ गया माइनस का 1/2। I3 के लिए आगे मैं चलूंगा तो यहाँ पे ये आ गया प्लस का 1/2 और ये आ गया -1, तो ये भी आ गया माइनस का 1/2। मतलब अब की बार ये I3 के लिए भी क्या है, सेटिस्फाई है। I3 का वैल्यू भी सेम आ रहा है, मतलब I3 के लिए भी ये है सेटिस्फाई। अब अपन देखते हैं S के आधार पर। S के आधार पर, S के आधार पर मेरे भाई देखते हैं। S के आधार पर आप देखोगे तो S का वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। अब बताओ मेरे पास स्ट्रेंजनेस एट फोल्ड वे की तरफ बढ़ोगे, बात पायोन की कर रहे हैं, मतलब पायोन की स्ट्रेंजनेस होती है 0, तो पाई प्लस वाले की स्ट्रेंजनेस हो गई 0। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होती है मेरे भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्ट्रेंजनेस होती है कितनी? 0। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्ट्रेंजनेस भी 0 होती है और आपकी पाई माइनस की स्ट्रेंजनेस भी, यानी टोटल स्ट्रेंजनेस इधर हो गई 0। फिर आगे के प्लस वाले की तरफ आप बढ़ोगे तो के प्लस की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है? कायोन वाले की, पायोन से जस्ट ऊपर कायोन होता है, पायोन की स्ट्रेंजनेस 0, यानी +1 होगी इसकी +1 हो गई। और सिग्मा वाले की स्ट्रेंजनेस -1 होती है तो इसकी भी स्ट्रेंजनेस कितनी हो गई? 0। तो यानी स्ट्रेंजनेस के आधार पर भी
ये संरक्षण नियम लागू हो रहा है, तीनों आधार पे लागू हो रहा है, मतलब यह अभिक्रिया संभव है। क्या लिख दोगे लास्ट में? यह अभिक्रिया संभव है। भाई तीनों संरक्षण नियम इसमें लागू हो रहे हैं तो यह अभिक्रिया क्या हो गई? अपनी संभव हो गई। अगर तीनों में एक भी लागू नहीं होता तो वो अभिक्रिया अपन वहीं पे खत्म कर देते, संभव ही नहीं होती। तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाए तो क्या ही दिक्कत है? बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर ये लल्लू वाले क्वेश्चन और लल्लू ही आएंगे और क्या आएगा मेरे को बताओ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर 4 नंबर का आएगा, 4 में से 4 अपन लिख के आएंगे। लेकिन मान के चलो इससे थोड़ा टप आ गया तो, इससे थोड़ा अलग आ गया तो, थोड़ा भिन्न आ गया तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन अपन और करते हैं, बाकी क्वेश्चन यही है। अब इसके आधार पर आएगा तो इसी प्रकार की अपन जांच करेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन की जांच करेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन इसके आधार पर और देख लेते हैं। बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें इतने 5-4 क्वेश्चन ही कराएं, किताब में तो बहुत दिए गए थे। आपको एक अलग से सीरीज स्टार्ट करी जाएगी और उसमें सब क्वेश्चन बताए जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहिए। आप न्यूक्लियर फिजिक्स की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लें, काफी है। आपके जो मिशन है ना, वो मिशन आपका 33/33 का होने वाला। आपकी बात, मैं पासिंग मार्क का मिशन लेकर के नहीं चल रहा हूँ, मिशन अपना 33/33 का होना चाहिए। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको करनी होगी और इस मिशन को कोई रोक नहीं सकता। रोकने वाला कौन होता है देखते हैं आपकी बात, कोई नहीं रोकेगा। बेफिक्र रहिए, आप निश्चिंत रहिए, इस मिशन को अपन कंप्लीट करके चलेंगे। और जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पास का सोचना मत, अपन को टारगेट ये करना है 33/33 वहां पे मार्कशीट पे लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन मेन टारगेट अपना ये होना चाहिए, तो यही टारगेट आपको लेकर के चलना है, मेन अचीवमेंट। बाकी अगर मैं इतने सारे डेप्थ में जाकर के बता रहा हूं तो मेरा मिशन ये है, मेरा मिशन आपका पासिंग होने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि पासिंग, मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था, 2 घंटे की क्लास लेके भी पास का मटेरियल जितना मैं दे दूंगा आपको। पासिंग मटेरियल आपको अगर पास ही होना है ना, तो 2 घंटे में आपको इतना मटेरियल मैं दे दूंगा इस यूनिट से कि आपको पासिंग मार्क्स, जितने मार्क्स तो दे ही देगी। तो पासिंग का सोचना मत, मेन टारगेट अपना ये होना चाहिए। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, और वो है k माइनस प्लस में p, जो कि आगे जाकर के टूट रहा है k प्लस और कोस्केट माइनस में। ओके, वही चीज कर लो मेरे भाई। सबसे पहले i के आधार पर अपन देख लेते हैं। i के आधार पर देखोगे k माइनस, चाहे सर ये मानते एंटी पार्टिकल है, लेकिन i को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डबल एट है तो 1/2 प्लस में 1/2, यानी i का वैल्यू इधर से हो गया 1, इधर से i का वैल्यू ये हो गया 1/2, और प्लस में ये भी डबल एट है तो 1/2, तो इधर भी हो गया 1, यानी i के आधार पर ये अपना चल रहा है काम इसका। अब अपन i3 के आधार पर देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ और तो क्या ही करे। अब देखो i3 के आधार पर देखोगे तो i का वैल्यू, सर ये डबल एट पार्टिकल है, k प्लस के लिए आपकी वैल्यू आती है प्लस का 1/2, लेकिन k माइनस है तो अपोजिट वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, तो इसके लिए वैल्यू हो गई -1/2, प्लस का इसके लिए वैल्यू हो गई +1/2, यानी i का वैल्यू, i3 का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 0 हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं i3 के लिए, तो k प्लस के लिए वैल्यू होती है +1/2, और कोस्केट -1 के लिए वैल्यू क्या होती है बताओ मेरे को? कोस्केट -1 के लिए बात कर रहा हूं तो बोले सर प्लस का 1/2 ना होकर के कोस्केट -1 के लिए, और कोस्केट 0 के लिए -1/2 होगी ना, तो बिल्कुल -1/2 होने के कारण ये भी i3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कोस्केट -1 के लिए वैल्यू 0 होगी। ओके, अब एस के आधार पर अपन देखते हैं। एस के आधार पर आप देखोगे तो k माइनस के लिए, कायोन के लिए क्या होगा? कायोन के लिए क्या होगा मेरे भाई? k प्लस और k 0। कायोन के लिए होता है अपने पास वैल्यू कितना? +1। k माइनस के लिए वैल्यू कितना होगा? -1, यानी स्ट्रेननेस आ गई -1। प्लस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए कितना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू आता है आपका +1। यही आता है क्या? 0 आता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू आता है 0, और इसके लिए आता है आपका -1।
ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेननेस की। तो इसकी स्ट्रेननेस K प्लस के लिए, कायोन के लिए स्ट्रेननेस +1, एंटी के लिए -1। भाई कायोन के लिए स्ट्रेननेस +1, एंटी के लिए -1, और इधर कोस्केट के लिए कितना होगा भाई? कोस्केट नीचे आएगा, मतलब स्ट्रेननेस -2 होगी। कोस्केट के लिए स्ट्रेननेस होगी -2, यानी यहाँ पे भी ये स्ट्रेननेस आ गई -1, ये भी स्ट्रेननेस हो गई -1। बताओ क्या ये संरक्षण नियम की पालना हो रही है इधर? बिल्कुल हो रही है। अरे भाई संरक्षण नियमों की पालना हो रही है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही होगी। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देख लेते हैं, बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूं, और बिल्कुल करोगे ही करोगे। आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रेननेस क्या है, आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आप बिल्कुल कर लोगे, और आपको ये पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे? मेरे भाई एक बात मैं आपको बोल देता हूं, जितनी आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर बना पाओगे, यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे। और एक बात है, मान के चलो अपना नसीब अच्छा है तो क्वेश्चन पेपर सिंपल आ जाएंगे। भाई क्वेश्चन पेपर सिंपल या हार्ड नसीब पे भी डिपेंड करता है। कभी कभार अपन देखते हैं कि किसी बैच में क्वेश्चन पेपर बहुत सरल आ जाता है, कभी कभार देखते हैं थोड़ा डेप्थ में जाकर के थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लेता है। पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर एक मेरे को पॉइंट याद आ गया कि इसके ऊपर यही है कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर सिंपल पे ही, कि फेस पे डिंपल और एग्जाम क्वेश्चन पेपर सिंपल हर किसी के नसीब में नहीं होता है। तो ये तो अपन को ध्यान में रखना है कि हर किसी के फेस पे डिंपल नहीं होता है, और हर किसी के नसीब में क्वेश्चन पेपर सिंपल आ जाए ये हर किसी का नसीब भी नहीं होता है। तो अपन को तो मेहनत पे विश्वास रखना है। क्वेश्चन पेपर सिंपल आ गया तो बड़े नसीब की बात है। अगर क्वेश्चन पेपर ने थोड़ा पलट के पूछ लिया तो भाई अपना नसीब तो फूट गया। फूटने के साथ साथ मार्कशीट में फूटा हुआ नजर आएगा, और वो मार्कशीट कई दिनों तक अपन को पश्चाताप की ओर लेके जाएगी यार। कई दिन अपन पछताएंगे कि यार उस वक्त शायद मैं ये क्वेश्चन कर लेता, उस वक्त शायद मैं कंजर्वेशन लॉ के ये क्वेश्चन कर लेता तो शायद मेरे आज मार्क्स 4 और बढ़ जाते, आज मेरे 27 नहीं 30 होते, आज मेरे 30 नहीं 33 होते, अरे कंप्लीट होते। तो हर एक चीज को आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और अगर भाई हर प्रकार का माइंड सेट होता है, अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है बोले हमें पास होना है, तो हमें तो पास वालों को भी लेकर के चलना पड़ता है। तो पास वालों के लिए है कि आप छोड़ दो, बिल्कुल पास वालों के लिए यही है कि आप छोड़ दो। फिर क्या होगा, ऐसे आप छोड़ते छोड़ते चले जाओगे तो कहीं पे ऐसे नंबर कट होके और आपको इतने जो 10-12 नंबर आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। चारों यूनिट पढ़ना मेरे भाई, अगर आपको पास भी होना है ना चारों यूनिट पढ़ना, लेकिन ऐसे ऐसे चीजों को छोड़ के चलना। ऐसी ऐसी चीजों को छोड़ के चलोगे अपने आपके नंबर कट होके और आपको पासिंग मार्क्स तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर ये क्या गलत राय देने में लगे हो, है ना, हम ही मिलते हैं आपको गलत राय देने के लिए। कभी क्या बोलते हो, कभी बोलते हो अपना टारगेट 33/33 का है, अब बोल रहे हो कि इनको छोड़ के चलो। तो मेरे भाई और क्या कहूं बताओ आप। अब आप कहते हो कि हमें हार्ड है नहीं इसमें। पहली बात तो अब कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि हार्ड लग रहा है, मेरे को हार्ड लगता है ये चीज, तो मेरे भाई गलती किसकी है इसमें? एक बात बताओ ना आप, इसमें गलती मेरी है कि आपकी है? ये बताओ आप। तो पहली बात तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, कंप्लीट बेसिस पे बता दिया, सब कुछ चीजें आपको बता दी। अब बताओ गलती मेरी है कि आपकी है? यार गलती अब आपके ऊपर डिपेंड है कि किसके ऊपर है। आप मेरी बताते हो कि आपकी है, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई आपको थोड़ा बहुत तो दिखता होगा, बोले गलती तो अपनी है। आपने पढ़ा नहीं, उस चीज को रिवाइज नहीं की और डायरेक्ट आने के बाद मैंने आपको एक रिकैप दिया। अब भाई आपने कभी देखा ही नहीं उस चीज को और आप फर्स्ट क्लास लेकर के आए तो फिर नहीं बैठेगा। अगर आप रिवाइज ना करते हुए और फिर आप मेरे साथ जुड़े हो तो फिर भी मैंने आपको साथ लेकर के कि साथ आप चल पाओ, साथ आप फट पाओ, तो एक रिकैप आपको दिया क्लास में। अब आपने कभी उस चीज को देखा ही नहीं तो उसका तो मैं क्या करूं भाई, आप बताओ। भाई मेरे पास उसका कोई उपाय भी नहीं है। पहली बात तो उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। आप जानो कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूं, चलेगा? अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और ये अपना आज लास्ट लेक्चर है। ये भी आपको एक मातम, ये खुशी अपन को एक नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, बोले लास्ट लेक्चर है। कितने दिन हो गए? जो बच्चे
मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए थे उनको तो मजा आ रहा होगा, फील हो रहा होगा यार आज लास्ट लेक्चर, आज यूनिट को भी खत्म करेंगे, अपन को सब कुछ याद भी है इसी प्रकार से। और मैं बोलता हूँ कि सबसे बड़ी यूनिट यही है, अब अपन बहुत जल्दी जल्दी चीजों को कवर अप करेंगे, है ना। अब बात करते हैं फोर्थ वाला। तो ये दिया गया है क्वेश्चन पाई प्लस प्लस में पी और के प्लस और सिग्मा प्लस। अब इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको खुद को सॉल्व करने हैं, मेरे ऊपर मत रहना, ठीक है। अब भाई मेरे ऊपर कितने दिन रहोगे आप, कितने दिन चलेगा आप मेरे ऊपर ही रहोगे, तो ऐसा नहीं होता। अब आई के आधार पर मैंने आपको एक क्राइटेरिया दे दिया, आप सोल्व तो यार आपको को करना पड़ेगा ना भाई। अब देखो आई के आधार पर अपन बात करते हैं, आई के आधार पर अपन बात करें तो पाई प्लस के लिए क्या आ जाएगा, आई के लिए वैल्यू +1 प्लस में 1/2 यानी आई का वैल्यू हो गया 3/2। यहाँ पे आई का वैल्यू ये हो गया 1/2 प्लस में 1, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 3/2। मतलब आई के आधार पर अपना सेटिस्फाई हो रहा है मामला, आई के आधार पर अपना मामला क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब अपन देख लेते हैं I3 के आधार पर। I3 के आधार पर अपन देखते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। I3 का वैल्यू आ जाएगा +1 प्लस का 1/2 यानी I3 का वैल्यू आ गया 3/2। ओके, और इसमें I3 का वैल्यू क्या आ गया, प्लस का 1/2 और प्लस का 1 यानी I3 का वैल्यू इसमें भी आ गया मेरे भाई 3/2। तो ये भी अपना सेटिस्फाई हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं इसके आधार पर। इसके आधार पर बात करें तो पायोन की स्ट्रेननेस 0 प्लस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्ट्रेननेस कितनी होती है +1, तो स्ट्रेननेस इधर होगी +1। और कायोन की स्ट्रेननेस मेरे भाई बताओ, कायोन की स्ट्रेननेस पायोन के ऊपर है जस्ट कायोन, तो यानी +1। और सिग्मा वाले की 0 होती है, ये -1 होती है सिग्मा वाले की। सिग्मा वाले की स्ट्रेननेस कितनी होती है -1। और यहाँ पे अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सॉरी 0 ही होगी ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की 0 होगी, सॉरी गलती कर दी अपन ने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भाई 0 ही होगी, ऊपर जाएगा ना ये, तो इसका भी 0 होगा स्ट्रेननेस, और ये अपना 0, तो ये अपना क्या हो गया एस के आधार पर भी सही है, मतलब ये अभिक्रिया अपनी रिएक्शन है सही है, ठीक है। अब इसके आधार पर एक प्रकार के क्वेश्चन और बनेगा, एक प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे और बनेगा अभी। अब मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ, देखिए लेक्चर कितना बड़ा हो गया, लेक्चर बड़ा नहीं हुआ है तो मैं बता ही दूं। अब मेरे को एक बात बताओ, या तो वो क्वेश्चन मैं अब बताऊं या फिर एक लेक्चर अपन और लेके आए बाद में जिसमें कंप्लीट कंजर्वेशन लॉ के ऊपर एक मैं रिकेप चाहूंगा। मुझे लग रहा है शायद अपन ने यहाँ से डायरेक्ट उठाया है, यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट उठाया है, बुक में और क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आज के लेक्चर से तो काम नहीं चलेगा। अगर उस प्रकार का क्वेश्चन भी बताऊंगा तो यार घास काटने वाला काम हो जाएगा उसमें। तो मैं चाह रहा हूं कि एक लेक्चर और रखे इस पे, यहां से मान के चलना अभी कंजर्वेशन लॉ पे अपन 1-2 लेक्चर और लाएंगे जैसा अपने पास वक्त रहेगा। आपकी प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज वो लेक्चर मिल जाएगा। बाकी मेरी ओर से एक बार आप अपनी ओर से भी इस यूनिट को खलास समझना। यहाँ से ये क्वेश्चन है ना, ये अथवा में आएगा, मतलब या तो क्वार्क मॉडल का आएगा या ये आएगा, लेकिन अपन को छोड़ना नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक बार कुछ वैल्यू देकर के पूछने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी बड़े स्कोपिंग और स्कोरिंग क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। अभी मेरे को यार थोड़ा काम है तो मेरे को क्लास को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, और अपन 1-2 लेक्चर और लेके आएंगे। खैर ये क्लास अगर आज मैं पूरी भी रखता 1 घंटे की तो भी कुछ क्वेश्चन बच जाते, तो मैं चाहता हूं कि 2-3 लेक्चर और रखें इसके ऊपर, और वो 2-3 लेक्चर अपन लास्ट में लेकर के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में आपको एक नई यूनिट देखने को मिलेगी, और उसी नई यूनिट से अपन शुभारंभ करेंगे। बाकी जैसे मान के चलो रविवार को या फिर जैसे भी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम रहा, कभी छुट्टी का टाइम रहा, तो उस दिन मैं वो लेक्चर लेकर के आऊंगा, और उन 2-3 लेक्चर्स में 2-3 लेक्चर्स तो क्या ही कहूंगा, एक लेक्चर और मान के चलो 1-1.5 घंटे का एक बड़ा लेक्चर, जैसे कल अपन ने रखा था एक बड़ा लेक्चर,
इसी प्रकार का 1-1.5 घंटे का एक बड़ा लेक्चर और रख लेंगे और उसमें उस चीज को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी अपनी ओर से ये यूनिट अभी क्लास है, एक लेक्चर और है, और वो लेक्चर जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको सूचित कर दूंगा, आप मेरे साथ जुड़ते रहना। और बाकी अभी अपन कल एक नया यूनिट, एक नई चीज, नई सारा सिस्टम, उसमें इनके मामले में मतलब ये पूरा अलग यूनिट था। अब अपन जो कल स्टार्ट करने वाले, जो भी बच्चे आज जुड़े हैं मेरे साथ, बेफिक्र रहिएगा, कल एकदम नई यूनिट स्टार्ट हो रही है। आप कल 0 सिरे से जुड़ सकते हैं, अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्त। कल के लेक्चर को मिस मत करना और कल से आप रेगुलरली रहना। और मैं बोल रहा हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स की रेगुलरली आपके पास क्लासेस आ रही हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, पर डे मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपके एप्लीकेशन पे क्लासेस अपलोड होती हैं, ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पे भी आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो मेरे भाई ये तो कभी मत बोलना, ये बहाना कभी मत बोलना, कभी भी मत बनाना ऐसा बहाना कि YouTube पे कंप्लीट क्लास नहीं होती है, YouTube पे हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिलता है। ये सब कुछ अफवाहें हैं, इन अफवाहों को मैं तोड़ के दिखाऊंगा और आपको इसमें मेरा साथ देना है दोस्त। कंप्लीट BSc का फिलहाल बात करूं मैं, BSc का कंप्लीट कोर्स, हाँ मानता हूं नहीं मिल रहा है, लेकिन इन सब भ्रांतियों को, ये जो सब अपनी ये जो रूढ़िवादिता फैला रखी है BSc के प्रति, इन सब को तोड़ेंगे। बिल्कुल आप बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बना देने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।